हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सेकेंड वन, बेटा आपको लेक्चर जो है वो कंप्लीट देखना है। आप लेक्चर कंप्लीट देखोगे तो इसमें दिया हुआ स्टडी मटेरियल आपको समझ में आएगा, इसलिए आप पहले कंप्लीट वीडियो को देखें, उसके बाद में आप अपने नोट्स क्रिएट करें। तो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो अपन ने आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स का जो पोर्शन था वो कंप्लीट किया था। इस लेक्चर के अंदर जो है वो अपना जो यूँ कहते हैं सेकंड हिस्सा, इस सॉल्यूशन का, इस विलियन का जो अपना सेकंड हिस्सा है उसको कंसल्ट करेंगे। और आज के टॉपिक में जब हम टॉपिक होगा वो होगा विलेयता। विलेयता के बारे में डिस्कशन करेंगे और सारा एक तरीके से ये थ्योरेटिकल और समझने लायक पोर्शन है। जितना ज़्यादा समझ लोगे उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें ये तो है नहीं कि आप रट ली तो वो चीज़ें आपकी अस्थायी है, कुछ समय बाद में आप उसे वापस भूल जाओगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरेटिकल में ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आता, सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाता कि कहना क्या चाहता है। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा विलेयता से संबंधित। विलेयता क्या है, ठीक है। तो विलेयता क्या है, तो विलेयता को अगर मैं परिभाषित करूँ तो विलेयता जो है वो सामान्यतया एक पर्टिकुलर निश्चित ताप दिया हुआ होता है। जैसे आप रूम टेम्परेचर की बात कर लो या आपको फिक्स कोई ताप दे दिया गया, ठीक है, तो ताप जो है वो फिक्स रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। तो एक निश्चित ताप पर आप विलायक की, निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की अधिकतम घुली हुई मात्रा, विलय की अधिकतम घुली हुई मात्रा ही उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। दोबारा समझना है सेंटेंस को। विलेयता क्या है, विलेयता के लिए जो है वो कंडीशंस क्या है कि ताप लिखना बाद में, ये रफली है। ताप क्या होना चाहिए, स्थिर ताप। स्थिर ताप पर आप किसी विलायक में, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, आप किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा लोगे, उस निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा। बात समझ में आ रही है। ताप क्या रखना है आपको, स्थिर ताप पर किसी भी विलायक की निश्चित मात्रा में, यानी विलायक की आप एक पर्टिकुलर मात्रा लोगे, उस निश्चित मात्रा में आप विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा डालोगे, वो अधिकतम घुली हुई मात्रा ही उस पदार्थ की क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी विलेयता की परिभाषा। इसे आप परिभाषा के रूप में किस प्रकार से दोगे, परिभाषा के रूप में देना चाहो तो इसे मैं इस रूप में दे सकता हूं, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, अगर आपको डेफिनेशन परिभाषा देनी तो आप ये परिभाषा दे सकते हैं, किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय पदार्थ की, घुली हुई विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। किसी निश्चित ताप पर, शर्त ध्यान रखना, ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। विलायक की मात्रा क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, निश्चित विलायक दिया हुआ हो और उसके अंदर विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, अधिकतम मैक्सिमम।
तो वो पदार्थ, वो जो है संबंधित, उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। उसे जो है विलेयता कहते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसकी परिभाषा हो गई। दूसरा होता है कि किसी भी, जब आप विलायक के अंदर विलय को घोलते हो तो उसकी जो विलेयता है वो विलेयता किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, कि आपने एक विलय को विलायक में घोला तो उसको ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो उन कारकों की बात की जाए तो इसका सेकंड पॉइंट दिया जा सकता है कि किसी भी जो पदार्थ की विलेयता है वो विलेयता विलय यानी विलेयता कॉमा विलय एवं विलायक की प्रकृति कॉमा ताप व दाब पर निर्भर करती है। यानी किसी भी पदार्थ की विलेयता, या यूं कहें कि विलेयता जो है वो किन कारकों पर निर्भर करेगी? विलेयता जो है वो विलय एवं विलाय की प्रकृति पर, ताप व दाब पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो ये इसकी कंडीशंस हैं। तो विलेयता को ये कारक प्रभावित करते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं विलय एवं विलाय की प्रकृति, उनकी प्रकृति किस प्रकार की है, ठोस है, द्रव है कि गैस है, उसके साथ ताप और फिर दाब। तो ये तीन परिस्थितियां जो हैं वो संबंधित पदार्थ की विलेयता को प्रभावित करती हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट है। अब यहाँ जो है वो विलेयता को विभिन्न स्थितियों के आधार पर पढ़ें तो अपने सिलेबस की बात करें तो अपने सिलेबस में दो हैं कि ठोस की द्रव में विलेयता कैसी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और गैसों की द्रव में विलेयता, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने पास यहाँ दो टाइप हैं। तो अपन फर्स्ट टाइप को लेंगे यहाँ अभी अपने टॉपिक में, यहाँ इस जगह वो होगी फर्स्ट हेडिंग डालेंगे। ये तो आपका विलेयता से संबंधित हो गया, आपके ये 2 पॉइंट हैं विलेयता के लिए, इसकी परिभाषा और उसको प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ इसके टाइप पढ़ेंगे। तो अपना जो फर्स्ट टाइप है वो हेडिंग डालो, ठोसों की द्रव में विलेयता। फर्स्ट हेडिंग होगी अपनी ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता। अब ठोसों की द्रव में विलेयता क्या है? अब ठोसों की द्रव में विलेयता को जो अभी अपन ने पीछे विलेयता की परिभाषा ली है वही है कि आपको ठोस को किस में घोलना है? द्रव में घोलना है। तो इसको आप किस प्रकार से परिभाषित करोगे? तो कंडीशन वही है जहाँ से मैंने विलेयता की परिभाषा शुरू की। ताप क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। एक स्थिर ताप पर आप पार्टिकुलर विलायक की, एक दिया हुआ विलायक होगा, एक स्थिर ताप पर विलायक की, या यूँ कह सकता हूँ कि एक स्थिर ताप पर विलय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, एक स्थिर ताप पर विलय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हुई हो, वह उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। दोबारा देखना इसके अंदर, इसकी डेफिनेशन को, इसको अगर मैं परिभाषित करूं, इसको इसका कथन दूं तो किस तरीके से होगा? एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर किसी विलय पदार्थ की, किसी विलय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हुई हो उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है।
ठीक है, ये एक जनरल कथन हो गया। तो क्या चीज़ है इसमें टर्म देखो, एक निश्चित ताप पर, ये कंडीशन है फिक्स, किसी विलय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हुई हो, उस पदार्थ की क्या कहलाएगी, विलयता कहलाएगी। तो यह मैंने फिक्स कर दिया। अभी पीछे वाली परिभाषा की बात करें तो मैंने ये कहा था कि विलायक की निश्चित मात्रा में, तो यहाँ पे मैंने विलायक की जो है मात्रा फिक्स कर दी, स्थिर कर दी। वो कितनी कर दी, 100 ग्राम विलायक। मेरा विलायक क्या हो गया, फिक्स हो गया कि मुझे ये 100 ग्राम मेरे को विलायक दिया हुआ है। अभी 100 ग्राम विलायक के अंदर कितना विलय, कितना अधिकतम कितना विलय मैं घोल सकता हूँ, वो कहलाएगी उसकी विलयता। समझ गए बात। जैसे मेरे को 100 ग्राम जो है वो जल दे दिया गया, 100 ग्राम जो है, जल की बात नहीं करूँ मैं, कौन जाता हूँ, 100 ग्राम है वो मेरे पास बेंजीन है। इस 100 ग्राम बेंजीन के अंदर मुझे नेप्थलीन घोलना है, तो मैं नेप्थलीन की कितनी अधिकतम मात्रा इसमें घोल सकता हूँ, वो ही उसकी क्या कहलाएगी, विलयता कहलाएगी। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। तो परिभाषा में और ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको हिंदी में ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, इसमें शब्दों पे बहुत गौर करना होता है। अगर आपने एक शब्द, एक टर्म भी छोड़ दी या उसको आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। थ्योरेटिकल में भी ऐसा ही होता है, एग्जामिनर ने अगर उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लिया, गौर कर लिया उसके ऊपर, तो वो सारी मार्किंग गलत हो जाती है आपकी। तो इसमें फिक्स है कंडीशन, जैसे एक निश्चित ताप पर है, विलय की अधिकतम मात्रा है, जो एक विलय की निश्चित मात्रा में, विलय की मात्रा कितनी निश्चित की है मैंने, 100 ग्राम, इसके अंदर घुली हुई हो, वो उस पदार्थ की क्या हो जाएगी, विलयता हो जाएगी। सेकंड टर्म बात करें, अब यहाँ जो है कथन ये है, इसी से निकलता है, आपने विलय की अधिकतम मात्रा ली, आपने विलय ज़्यादा से ज़्यादा ले लिया कि मुझे इतना विलय, इतने विलय के अंदर घोलना है। जैसे ऐसे बात करूँ मैं, मेरे पास जो है वो शर्करा है, शर्करा मेरे पास क्या है, विलय है। इस शर्करा को मैंने जो है वो किस में डाला, इस शर्करा को मैंने विलायक के अंदर डाल दिया, यानी जल में डाल दिया। विलय को किस में डाल दिया, जल में। ये मेरा क्या है, विलायक है। अब यहाँ मैंने शर्करा को, इस विलय को जल में डालना शुरू किया, विलायक में डालना शुरू किया, तो इस शर्करा की मैं कितनी अधिकतम मात्रा इस जल में घोल सकता हूँ, कि मैंने जो है यहाँ 100 ml जल लिया या 100 ग्राम लिया, 100 कण मेरे पास जल के हैं, और मैंने जो है यहाँ पे 1 से लेके 20 कण, 1 से लेके 20 कण शर्करा की किस में मिला दिए, इसमें जल के अंदर मिला दिए। तो जैसे मैंने पहला कण डाला वो घुल गया, दूसरा डाला घुल गया, तीसरा डाला घुल गया, इस तरीके से मैं धीरे धीरे जो है पार्टिकल्स बढ़ाता गया, और मैंने जो है 100 कण इस शर्करा के, यानी विलय के किस में घोल दिए, जल में, विलायक में घोल दिए। तो अगर अब मैं 21वां पार्टिकल इसके अंदर डालता हूँ, 21वां कण मैंने अगर जल के अंदर डाला, तो क्या होगा कि ये जो 21वां कण है ये जल में घुलना बंद हो जाएगा, इसके जल में घुलने की क्षमता कम होती जाएगी। ठीक है। अब जैसे जैसे मैं कण बढ़ाते जाऊंगा, 22 कर दिए, 23 कर दिए, 24 कर दिए, तो घुलने की क्षमता और भी कम होती जाएगी। जैसे अपन देखते हैं ना कि चीनी को अगर आप पानी में डालो तो चीनी घुलती जाती है, लेकिन एक तो वो चीनी का पानी देखो और एक देखो चाशनी। ठीक है। तो चीनी के पानी और चाशनी में अंतर होता है। चाशनी क्या होती है, गाढ़ी होती है, इसका मतलब वहाँ पे चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी विलय बहुत ज़्यादा है और विलायक उसके अंदर बहुत कम है। और एक चीनी पानी है, उस चीनी पानी के अंदर विलायक जो है वो बहुत ज़्यादा है और चीनी बहुत कम है। तो जब आप एक अधिकतम मात्रा किसी विलय की, आप एक अधिकतम मात्रा विलायक में घोल दोगे और वो पूर्ण रूप से घुल जाएगा, वो अवस्था कहलाती है उसकी संतृप्त अवस्था, उसे संतृप्त अवस्था कहते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा उसके अंदर मिलाओगे तो फिर वो घुलना बंद हो जाएगा। घुलने की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे, विलयता की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो शब्द लिया है मैंने, ये पदार्थ की अधिकतम मात्रा, ये कहलाती है उसकी संतृप्त अवस्था। बस आप उतना ही उसके अंदर घुल सकते हो और वो घुल जाएगा, लेकिन अगर आपने उससे ज़्यादा मिलाया तो फिर वो घुलेगा नहीं। ठीक है। घुलने की प्रक्रिया, उसकी विलयता की प्रक्रिया क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ गए कथन। तो यहाँ कथन दिया जा सकता है, इस जगह पॉइंट लें तो सेकंड पॉइंट होगा अपना वे विलियन, जिसमें इसमें हो गया वे विलियन
जिसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, वह उस पदार्थ की या विलयन की संतृप्त अवस्था कहलाती है। ठीक है, कथन समझ में आ गया। वह विलयन जिसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, वह विलयन जिसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, वह उस पदार्थ की या विलयन की संतृप्त अवस्था कहलाती है। वैसे अप्रोक्सीमेट अगर कथन दिया जाए तो ये हो सकता है इसके अंदर सीधा कि वे विलयन जिसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, वह उस विलयन की संतृप्त अवस्था कहलाती है। यानी इस अवस्था से ज़्यादा संतृप्त अवस्था आने का अर्थ है, इस अवस्था आने का अर्थ होता है कि अब आप विलय को और विलय पदार्थ को विलायक में नहीं घोल सकते हैं। अगर आपने डाल भी दिया तो वो घुलेगा नहीं, उसकी विलयता की प्रक्रिया, उसकी घुलने की क्षमता क्या हो जाएगी, स्वतः ही कम हो जाएगी। ये आपका इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करूँ मैं तो थर्ड पॉइंट जो है ये लिया जा सकता है कि वो इससे रिलेटेड है, इससे रिलेशन है वो यहाँ कि मैंने जो ये डेफिनेशन ली है इसको अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ले या इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा ले तो एक तरीके से बात करें तो जो विलयता है, इस कथन को अगर आप देखो तो जो विलयता होती है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वो अपन मोल में निकालते हैं, मोल प्रति लीटर में निकालते हैं। और मोल प्रति लीटर जो है वो एक तरीके से मोलरता ही होती है कि किसी भी विलय पदार्थ की एक निश्चित मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में घुली हुई है, वो उसकी क्या कहलाएगी, विलयता कहलाएगी। ठीक है, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसी विलय पदार्थ की अधिकतम मोलों की संख्या उसकी विलयता कहलाती है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर दूँ, यानी विलयता को जो है वो किस क्वेश्चन के अंदर अपन मानते हैं कि विलयता को अपन किसके आधार पर मान सकते हैं, विलयता को अपन मोलरता के आधार पर पढ़ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो इकाई होती है वो किस में मानते हैं, मोल प्रति लीटर के अंदर। तो मोल प्रति लीटर के अंदर इसकी इकाई मानी जाती है स्टैंडर्ड रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल परिभाषा अपने को ये ध्यान रखनी है। वो तो मैंने स्टैंडर्ड एक कथन बताया कि उसके अंदर उसको माना जाता है, मापा जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं में। दूसरा ये कि संतृप्त अवस्था क्या होती है, इसको ध्यान रखना है कि आपने जो है वह विलय की अधिकतम मात्रा घोल दी है, अब आप उसमें और विलय नहीं घोल सकते, वो अवस्था क्या होती है, संतृप्त अवस्था होती है। अब बात आती है फैक्टर की, कारक की, कि ठोसों की जो द्रव अवस्था में विलयता है इसको मुख्य रूप से कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब उन कारकों की चर्चा की जाए तो कारकों के लिए अपन अभी पीछे पढ़ा था विलय और विलायक की प्रकृति, 3 ही कारक हैं। विलय और विलायक की प्रकृति है, ताप है और दाब है। इन 3 कारकों का किसी भी विलयता पर क्या प्रभाव होता है, उन्हीं को देखना है। तो यहाँ अपनी नेक्स्ट अगली हेडिंग होगी ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट अगली हेडिंग है ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। ये अपनी नेक्स्ट अगली हेडिंग है। और इन कारकों में फर्स्ट पहला होगा, 3 ही कारक हैं, विलय एवं
विलायक की प्रकृति, विलय एवं विलायक की प्रकृति। अब विलय एवं विलायक की प्रकृति ये किसी भी पदार्थ की विलयता को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये अपन 7th क्लास से पढ़ते हैं, 6th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं वैसे इसको। देखो विलय एवं विलायक की प्रकृति, तो इसके लिए मैंने जो है वो एक एग्जाम्पल लिया है, वो है मेरे पास, मैंने लिया है ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर क्या हो गया, सॉल्यूशन, ये हो गया। यहाँ जो ऑयल है, तेल है, वो तो क्या है, विलय है। मैंने तेल को उठा के किस में डाला है, वाटर के अंदर, और ये क्या है, विलायक है, ये विलायक है। और इन दोनों से क्या बन गया, विलियन। ये है मेरा कथन, ये रफली है, नोट नहीं करना है आपने। एक संबंधित विलय यानी तेल को किस में डाला है, जल के अंदर डाला है, विलायक में डाला है। इन दोनों का मिक्सचर क्या है, विलियन है। तो क्या ये ऑयल, ये तेल यानी मेरा विलय इस जल में यानी इस विलायक के अंदर घुलेगा? अगर घुलता है तो क्यों घुलता है, और नहीं घुलता है तो क्यों नहीं घुलता है, ठीक है। तो वो नेचर हो गया। तो देखो यहाँ विलय और विलायक की प्रकृति, ये भी द्रव अवस्था में है, ये भी द्रव अवस्था में है, दोनों की अवस्था सेम है, दोनों ही द्रव अवस्था में है, लेकिन इनका नेचर जो इनकी प्रकृति है वो अलग अलग है। अब नेचर और प्रकृति अलग अलग है, इस वजह से ये ऑयल जो तेल है वो कभी भी जल में नहीं घुलता है। ये अपना प्रैक्टिकल ही है, अपन दैनिक जीवन में इस चीज़ को देखते हैं कि आपने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर सरसों की तेल की बूंद डाल दी या किसी भी चमेली की तेल की बूंद डाल दी, तो क्या वो तेल उसके अंदर घुल जाएगा? अपने को तेल दिखेगा नहीं कि जल के अंदर तेल मिलाया हुआ है, दिखता है। तेल कभी भी नहीं घुलता है, वो बुलबुले या बूंद के रूप में ऊपर तैरता रहेगा। या उल्टा कर लो कि आपने जल को जो है वो तेल में डाल दिया है, तो क्या जल तेल में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुला? क्योंकि इन दोनों का जो है वो नेचर क्या है, अलग अलग है। इन दोनों का अगर नेचर समान होता, इनकी प्रकृति समान होती, तो ये दोनों आपस में घुलनशील होते। जैसे आपने जल के अंदर चीनी को डाला, शुगर शर्करा को डाला तो चीनी घुलती है, आपने नमक को डाल दिया वो घुलता है, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड जिनका नेचर समान होता है, जिनकी प्रकृति समान होती है, वो आपस में घुलते हैं, और जिनका नेचर, जिनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, वो आपस में नहीं घुलता है। ऐसे ही आप नेफ्थलीन ले, नेफ्थलीन को आपने जो है वो जल में डाल दिया, तो नेफ्थलीन कभी भी जल में नहीं घुलती है। लेकिन अगर आपने उसी नेफ्थलीन को बेंजीन में डाल दिया, ठीक है, तो नेफ्थलीन को अगर आपने बेंजीन में डाला तो वो घुल जाएगी। यानी मैं नेफ्थलीन की बात करूं, नेफ्थलीन, इस नेफ्थलीन को आपने उठा के किस में डाला है, जल में। ये किसका काम कर रहा है, विलायक का। इसको मैंने क्या माना है, नेफ्थलीन को विलय माना है, और इसी नेफ्थलीन को आपने उठा के किस में डाला है, बेंजीन में। अब इसको मैंने विलायक माना है। तो ये कंडीशंस है मेरे पास, देखो कंपाउंड है, समझने की कोशिश करना। इसे नेफ्थलीन है, इस नेफ्थलीन को मैं क्या मान रहा हूँ, विलय मान रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, इस नेफ्थलीन को उठा के जल में डाला, तो क्या हुआ, और इस नेफ्थलीन को उठा के मैंने बेंजीन में डाला, तो क्या हुआ, यहाँ जल विलायक है, यहाँ पे बेंजीन विलायक है। तो जब आप नेफ्थलीन को उठाकर जल में डालते हो तो ये इसके अंदर घुलता नहीं है, ये प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें विलयता संपन्न नहीं होती है। लेकिन जब आप इसको नेफ्थलीन को उठा के बेंजीन में डालते हो तो ये प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। यानी नेफ्थलीन इसके अंदर जो है बेंजीन के अंदर क्या होता है, घुलता है, घुलनशील है। अब ये इसमें घुलनशील है लेकिन इसमें घुलनशील नहीं है, तो वही बात आती है किसकी, प्रकृति की, कि नेफ्थलीन और जल की प्रकृति अलग अलग है, जबकि नेफ्थलीन और बेंजीन की प्रकृति क्या है, सेम है। तो जब इन दोनों की प्रकृति सेम है, समान है, तो ये घुल जाएगा। इन दोनों की प्रकृति जो है वो भिन्न भिन्न है, तो ये नहीं घुलेगा। तो इसको यूँ दे सकता हूँ, अब ये समान है, समान की मैं बार बार से बात कर रहा हूँ प्रकृति की, तो ये समान है, समान क्या है, तो इसको एक सेंटेंस के अंदर व्यक्त किया जाता है, पूरी एक कॉमन लाइन के अंदर। वो ये कि उसे कॉमन कहता हूँ मैं, कि समान समान को घुलता है, ठीक है। भाई जहर को जहर ही काटेगा, ये तो है नहीं कि जहर को जो है वो कोई और चीज़ काटने वाली है। लोहे को लोहे काट के, कहावत सुनते हैं ना अपन, बड़े बूढ़ों से कहावत सुनी हुई है कि ये लोहा लोहे को काटेगा,
जहर जहर को काटता है, ऐसी कहानी है कि नहीं, कहावत सुनी हुई है कि नहीं, वही चीज़ है। तो क्या होता है कि समान समान को घोलता है। अब समान समान को घोलता है, उसको केमिस्ट्री में किस रूप में लें, तो समान समान को घोलता है, उसका नियम है कि आपका अगर कोई ध्रुवीय विलय है, अगर आपका कोई ध्रुवीय विलय पदार्थ है तो वो ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा, और अगर आपका कोई अध्रुवीय विलय पदार्थ है तो वो अध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। जैसे जल, जल कैसा है, ध्रुवीय है, जल जो है वो ध्रुवीय कंपाउंड है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनता है। लेकिन ऑयल जो है वो क्या है, अध्रुवीय है, ठीक है। ऐसे ही जो है वो बेंजीन, बेंजीन क्या है, अध्रुवीय है। जल क्या है, ध्रुवीय है। इसमें जो नेप्थलीन है वो कैसा है, नेप्थलीन अध्रुवीय है। तो ऐसा हो सकता है कि अध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा, ये तो नेचर ही अलग अलग हो गया, ये ध्रुवीय ये अध्रुवीय, ये अध्रुवीय ये ध्रुवीय, ये नेचर समान हो गया, समान समान को घोलता है। यहाँ ये प्रक्रिया नहीं होगी, ये ध्रुवीय है और ये अध्रुवीय है। तो इस पूरी चीज़ का एक निष्कर्ष आता है कि समान समान को घोलता है, यानी ध्रुवीय कंपाउंड ध्रुवीय कंपाउंड में घुलनशील होगा, अध्रुवीय कंपाउंड अध्रुवीय घुलनशील के अंदर, अध्रुवीय विलायक के अंदर घुलनशील होगा। तो ये होता है विलय और विलायक की प्रकृति। तो किस तरीके से विलय और विलायक की प्रकृति उस विलयता को प्रभावित करती है। तो ये आपका कॉमन सेंटेंस हो गया। और ये सारी प्रक्रिया भी जो है वो पर्टिकुलर ताप पे होती है, एक निश्चित ताप पर ये प्रक्रिया समझाई जा सकती है। और वैसे इंसान खुरापाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उसमें फेरबदल करके उन चीज़ों को संपन्न करवा लेता है। जैसे अपन बात करते हैं कि अक्रिय गैसों के यौगिक नहीं बनाए जा सकते हैं, तो वो अक्रिय गैसों के यौगिक भी उसने बना दिए हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, अपवादित बात एक अलग है। लेकिन जो सामान्य नियम यही कहता है कि ध्रुवीय। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ऑयल को और वाटर को गर्म करना शुरू कर दो तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ऑयल जो है उसके अंदर घुल जाएगा, मैं नहीं मानता। आपको अगर बूंद नहीं दिखाई देगी तो उसकी लेयर दिखाई देगी, आपको ऑयल की लेयर दिखाई देगी उसके अंदर। ऑयल कभी भी घुलनशील नहीं होता है वाटर के अंदर, क्लियर है। तो यहाँ जो है इसके लिए पॉइंट अपना फर्स्ट कारक होगा, हेडिंग डालोगे आप विलय एवं विलाय की प्रकृति, और उसके लिए पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट, प्रत्येक ठोस, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसका, प्रत्येक ठोस पदार्थ, प्रत्येक ठोस पदार्थ जल में घुलनशील नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट लिखना है विलय विलाय की प्रकृति में प्रत्येक ठोस पदार्थ जल में घुलनशील नहीं होता है या विलय नहीं होता है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्रत्येक ठोस पदार्थ जल में घुलनशील नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, जैसे प्रत्येक ठोस पदार्थ जल में घुलनशील नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, जैसे नहीं छोड़ो इसको, या जैसे एग्जाम्पल ले ले साथ में, एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड कॉमा पोटेशियम क्लोराइड कॉमा शर्करा, सोडियम क्लोराइड कॉमा पोटेशियम क्लोराइड कॉमा शर्करा आदि पदार्थ, आदि विलय पदार्थ, आदि विलय पदार्थ जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, परंतु ये पदार्थ बेंजीन में अघुलनशील
होते हैं। समझ रहे हो पॉइंट? पहला पॉइंट क्या था? प्रत्येक ठोस पदार्थ जल में घुलनशील नहीं होते। प्रत्येक ठोस पदार्थ जल में घुलनशील नहीं होता है। जैसे बात करूं, सोडियम क्लोराइड कोमा पोटेशियम क्लोराइड कोमा शर्करा आदि विलय पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं, परंतु ये पदार्थ कौन से? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और शर्करा, परंतु ये पदार्थ बेंजीन में अघुलनशील होते हैं। इसी प्रकार आगे कंटिन्यू करेंगे अघुलनशील होने के बाद में। इसी प्रकार नेप्थलीन, इसी प्रकार नेप्थलीन बेंजीन में, नेप्थलीन बेंजीन में घुलनशील होता है। घुलनशील होता है, परंतु यह जल में अघुलनशील होता है। परंतु यह जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, ये अपना पॉइंट हो गया, कथन हो गया। अब इसका रीजन पूछ लिया जाए, इसका रीजन पूछ लिया जाए कि सोडियम, जो मैंने एग्जांपल ये लिया है कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, शर्करा आदि विलय पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं। घुलनशील होते हैं तो क्यों होते हैं? और यही पदार्थ जो है वो बेंजीन में अघुलनशील होते हैं, क्यों होते हैं? तो जो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड और जो शर्करा है, ये तीनों जो कंपाउंड है वो कैसे हैं? ध्रुवीय हैं। और जल भी क्या है? ध्रुवीय है। तो घुलने वाला विलय भी ध्रुवीय है और विलायक भी क्या है? ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय पदार्थ में घुलता है, ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलता है। लेकिन जो बेंजीन है वो क्या है? अध्रुवीय है। तो ध्रुवीय जो कंपाउंड है वो अध्रुवीय विलायक में कभी भी नहीं घुलेगा। ऐसे ही नेप्थलीन बेंजीन में घुलता है, लेकिन ये नेप्थलीन जल में नहीं घुलता है। तो इसका रीजन वही हो गया, नेप्थलीन अध्रुवीय है और बेंजीन भी अध्रुवीय है। तो अध्रुवीय में घुलता है, लेकिन ये अध्रुवीय जो है वो ध्रुवीय में नहीं घुलेगा। जल क्या है? ध्रुवीय है। अभी पीछे ले लिया था सारा। तो इस आधार पर इस प्रक्रिया को समझाया जाता है। तो इसके नीचे अगला पॉइंट लिखो, उपरोक्त स्थिति के आधार पर, नेक्स्ट अगला पॉइंट एग्जाम्पल हो गया है, अगला सेकंड पॉइंट इसका थर्ड पॉइंट, उपरोक्त स्थिति के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समान समान में घुलता है। समान में घुलता है या समान को घुलता है, ऐसे भी सेंटेंस को कर सकते हो आप। समान में घुलता है या समान को घुलता है। अर्थात ध्रुवीय विलय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है एवं इसी प्रकार अध्रुवीय विलय पदार्थ अध्रुवीय विलय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घुलता है।
ठीक है, समान समान में घुलता है या समान समान को घोलता है, उसका अर्थ क्या हो गया कि ध्रुवीय विलय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है, एवं इसी प्रकार अध्रुवीय विलय पदार्थ जो है वो अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है। ये अपना कथन हो गया। क्लियर है? ठीक है, ये अपना सेंटेंस है। तो इस तरीके से विलय और विलायक जो पदार्थ की प्रकृति है वो किसी भी पदार्थ की विलयता को जो है वो प्रभावित करती है। तो सारांश में जो सारी चीज़ आती है वो यही कि समान, निष्कर्ष ये होता है, सारी चीज़ इसके ऊपर टिकी हुई है और आंसर इसी पे चलते हैं कि समान समान को घुलता है या समान समान में घुलता है। असमान अगर नेचर है तो वो कभी भी घुलनशील नहीं होंगी। ये अपना निष्कर्ष है, यहाँ से अपने सारे जवाब दिए जाते हैं क्वेश्चनों के। क्लियर? तो ये अपना फर्स्ट फैक्टर हो गया, पहला कारक हो गया विलय एवं विलायक की प्रकृति। सेकंड, दूसरे कारक की बात करें तो दूसरा कारक जो है वो है मेरा ताप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये ताप। ताप का हर जगह काम में आता है। तो दूसरे कारक की बात करूं मैं तो वह है मेरा ताप। तो ताप के बारे में अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, ला-सातेली का नियम याद होगा। ला-सातेली का नियम याद होना चाहिए। जब अपन ने अभिक्रियाएं ली थी उसमें समझाया भी था उस चीज़ को। अपने पास जो है वो ताप का दो प्रकार से प्रभाव होता है कि अपनी जो अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है, आप विलय को जो विलायक में घोल रहे हो, क्रिया करवा रहे हो, अगर वो अभिक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी है कि घोलने पर जो है वो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या उसको घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो दो टाइप होते हैं अपने, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, दो टाइप हो गए। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो आपने ताप में कैसा परिवर्तन हुआ कि विलयता बढ़ गई, या ऊष्मा शोषी है तो आपने ताप में किस प्रकार का परिवर्तन किया कि जो है वो विलयता बढ़ गई। तो इन दोनों का नेचर अलग अलग है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। तो वहाँ पर ताप का रोल भी अलग हो जाता है विलयता के लिए। तो इसको मैं रफली समझा रहा हूँ, पहले लिखना नहीं है। जो ताप विलयता है, इस विलयता पर ताप की बात करूँ मैं, टेम्परेचर की बात करूँ, ताप फैक्टर की बात करूँ, तो यहाँ मेरे पास जो है वो दो अभिक्रिया होंगी। एक तो होगी ऊष्मा क्षेपी और एक होगी ऊष्मा शोषी। ठीक है, अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो। ऊष्माक्षेपी में अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, ये अपना ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी हो गया। अब अगर आपने किसी विलय को आपने विलायक में डाला, जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, आपने चूना लिया, चूना सबका देखा हुआ है, आप चूने को उठाकर पानी में डालो, जल में डाल दिया। तो जब आपने चूने को उठाकर जल के अंदर डाला है तो क्या परिणाम होता है? वहाँ तेज बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस बाहर निकलती है। अब बुदबुदाहट के साथ निकलती, इसका मतलब वहाँ जल रखा हुआ, बुदबुदाहट तभी होती है जहाँ पे जल क्या रखा होता है, गर्म होता है, वो जल जो है वो गर्म हो जाता है। तो वो अभिक्रिया कैसी हो गई? ऊष्माक्षेपी हो गई, वहाँ से ताप बाहर निकल रहा है। अब आपसे ये कहा जाता है कि इस चूने को पानी में और घोलना है, तो उस चूने को पानी में और घोलना है, थोड़ा बहुत घुला है उसके मुझे और घोलना है, तो क्या आप उसका ताप बढ़ाओगे? उसको गर्म करोगे क्या घोलने के लिए? गर्म नहीं किया जा सकता। अगर आपने उसको गर्म करना शुरू कर दिया तो प्रक्रिया ही उल्टी हो जाएगी, वो घुलने के बजाय वो जमना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपने ताप बढ़ाया, तो ताप बढ़ाओगे तो जल में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी तो जल तो बाहर निकल जाएगा, शेष क्या रह जाएगा? चूना रह जाएगा। तो इसको सारांश में ये कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएँ जो ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती हैं, जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, उन अभिक्रियाओं में अगर आपने ताप का मान बढ़ा दिया, ऐसी अभिक्रियाओं में अगर आपने ताप का मान बढ़ा दिया तो विलयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर आपने ताप का मान कम किया है, तो अगर आपने ताप का मान अगर कम किया है तो विलयता के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। आ गई बात समझ में? कथन दोबारा सुन लेना। ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्माक्षेपी नेचर की हैं, जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, उन अभिक्रियाओं के लिए अगर आपने ताप बढ़ा दिया
तो ताप बढ़ाओगे तो विलयता क्या हो जाएगी, उनकी कम हो जाएगी। और अगर आपने ऐसी अभिक्रियाओं का ताप का मान कम कर दिया, आप ताप घटाते जा रहे हो, उसको ठंडा करते जा रहे हो, तो उस अवस्था में उसकी विलयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये व्यवहार है किनके लिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए। अब बात आती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए। तो ऊष्माक्षेपी का उल्टा है ऊष्माशोषी। ये क्या करती हैं, ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। यानी आपने जो है, जैसे आपकी हथेली है, आपने इस हथेली के ऊपर स्प्रे किया, स्प्रे डाला या परफ्यूम डाला, तो जैसे आप स्प्रे करोगे, परफ्यूम डालोगे हथेली के ऊपर, तो आपने जिस हिस्से पे आपने परफ्यूम डाला है वो हिस्सा, हथेली का वो हिस्सा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हथेली ठंडी महसूस होती है। क्यों महसूस होती है, कि जिस हिस्से पे आपने उसको डाला है उस हिस्से की जो ऊष्मा है वो किसने एब्जॉर्ब कर ली, किसने अवशोषित कर ली, परफ्यूम ने अवशोषित कर ली, तो वो ऊष्मा का अवशोषण करती जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, उनमें अगर आपने ताप का मान बढ़ा दिया, ऊष्मा एब्जॉर्ब कर रही है और आप उसमें ताप का मान बढ़ा रहे हो, तो उस अवस्था में विलयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इनका आपने ताप का मान कम कर दिया, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का ताप का मान कम कर दिया, तो विलयता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यूँ कह सकता हूँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की बात करूँ तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की बात की जाए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की बात की जाए तो इस अभिक्रिया में जो है वो विलयता जो है वो किस प्रकार से प्रभावित होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए विलयता के लिए कथन समझ में आ गई बात, कि आपको ताप का मान क्या करना है, कम करना है। विलयता बढ़ाने के लिए ताप का मान कम करना है, और विलयता अगर आपको बढ़ानी है तो ताप कम करो, और विलयता कम करनी तो ताप बढ़ा दो। वो आपका संबंधित नेचर हो गया। तो इन चीज़ों का आपको जो है वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है इसके अंदर। तो यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, उस पॉइंट को देखें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करें, इसमें आप कथन लिखो, पॉइंट लिखो इसका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए। हेडिंग डालो आपका ताप, और उसके लिए लिखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर ताप के प्रभाव को दो प्रकार से समझाया जा सकता है। दो प्रकार से समझाया जा सकता है, जो निम्नानुसार है। और इसमें फर्स्ट, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती हैं, उनके लिए ताप का मान बढ़ाने पर, ऊष्माक्षेपी प्रकृति होती है, उनके लिए ताप का मान बढ़ाने पर विलयता के मान में कमी होती है। विलयता के मान में कमी होती है, जबकि ताप का मान घटाने पर विलयता के मान में वृद्धि होती है। विलयता के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, कथन समझ गए ऊष्माक्षेपी के लिए। अब बात आती है ऊष्माशोषी के लिए। तो अगला पॉइंट लिखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो
ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्मा शोषी प्रकृति की होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्मा शोषी प्रकृति की होती हैं, उनके लिए ताप का मान बढ़ाने पर, उनके लिए ताप का मान बढ़ाने पर विलेयता के मान में वृद्धि होती है। दोबारा सुन लेना पॉइंट। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्मा शोषी प्रकृति की होती हैं, उनके लिए ताप का मान बढ़ाने पर विलेयता के मान में वृद्धि होती है। एवं ताप का मान घटाने पर, घटाने मतलब कम करने पर, ताप का मान घटाने पर विलेयता के मान में कमी होती है। विलेयता के मान में कमी होती है। यह आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखोगे। ये इन दोनों से रिलेटेड खत्म हो गया आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी से, इस ताप में ही है। अगला पॉइंट लिखो। ताप का मान बढ़ाने पर, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, ताप का मान बढ़ाने पर विलेयता, ताप का मान बढ़ाने पर विलेयता के मान में, विलेयता के मान में वृद्धि व कमी, वृद्धि या कमी, सॉरी वह नहीं, वृद्धि या कमी संभव है। वृद्धि या कमी संभव है। ठीक है, ये आपका ताप का हो गया। तो जो एक ताप है वो किसी भी अभिकारक की, किसी भी पदार्थ की विलेयता को किस प्रकार प्रभावित करेगा, वो दो प्रकार से, कि अगर आपने ताप बढ़ाया है तो विलेयता बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, अभिक्रियाओं के नेचर के ऊपर, कि अपने पास अभिक्रिया किस नेचर की है, किस प्रकृति की है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी की है। तो अगर आपको ये मान के चलना है कि मुझे अगर विलेयता बढ़ानी है, अगर मुझे ये विलेयता बढ़ानी है, तो ये विलेयता कब बढ़ सकती है, ये विलेयता ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए तभी बढ़ेगी जब मैं ताप का मान क्या करूँगा, कम करूँगा। मैंने अगर ताप का मान कम रखा है तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए जो है वो ताप के मान में क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। मैं जितना ज़्यादा ताप बढ़ाऊँगा उतनी ही ज़्यादा विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, इतना फैक्टर आपको याद रखना है। बाकी आप इसकी अपनी जो लैंग्वेज है उसके अंदर इसको पुट कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो। बस ये दो चीज़ें याद होनी चाहिए। ऊष्माक्षेपी के लिए ताप कम करना है तो विलेयता बढ़ जाएगी, और ऊष्मा शोषी के लिए ताप बढ़ाना है तो विलेयता बढ़ जाएगी। अगर आपने उल्टा काम कर दिया, यहाँ अगर आपने ताप बढ़ा दिया तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ आपने ताप कम कर दिया तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये अपना सेकंड फैक्टर हो गया ताप। थर्ड की बात करें, तीसरा आता है इसके अंदर दाब। तो तीसरी हेडिंग डालोगे दाब। तीसरा मेरा कारक है वो है दाब। दाब की बात करें, जो दाब ही है, जो अपना कारक दाब है, इस दाब का ठोसों की द्रव में विलेयता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि जो ठोस और द्रव है वो दोनों ही कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। आप उनको दबा नहीं सकते, संपीड़न की प्रक्रिया नहीं होती है। तो जो ठोसों की द्रव में विलेयता, उस पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो आप फिलहाल दाब के अंदर अपना तीसरा कारक होगा दाब, और इस दाब के आगे लिखो ठोसों की द्रव में विलेयता पर, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव
कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता उसका रीजन, क्योंकि ठोसों व द्रवों की असंपीड्यता, क्योंकि ठोसों व द्रवों में असंपीड्यता का गुण उपस्थित होता है, का गुण उपस्थित होता है। यानी आप ठोस या द्रव को दबा नहीं सकते, उसमें संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता, नगण्य होता है। अब जब संपीड़न का गुण ही नहीं होगा तो दाब का क्या रोल होगा, ठीक है। इसलिए जो है वो द्रवों का जो है जो ठोसों की या द्रवों की जो विलयता है उसके ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये इसके लिए रीजन है, तो इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। बस अपने को ये ध्यान रखना क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या होते हैं, असंपीड्य प्रकृति के होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है। तो अपना जो मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है ताप का, वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विलय और विलायक की प्रकृति भी है, उसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता उस चीज़ को। विलय और विलायक में आपको क्या याद रखना है, पूरी थियोरेटिकल पोर्शन में आप फिर उसमें अपने एग्जाम्पल खुद दे सकते हैं, सारी चीज़ आप खुद बना सकते हैं। उसमें है मेन नियम, समान समान को घुलता है या समान समान में घुलता है। ध्रुवीय ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलता है। तो सारी थ्योरी इसके ऊपर टिकी हुई है। ताप की बात की जाए तो आपको ये ध्यान रखना कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्मा शोषी है। तो आप एक चीज़ याद रखो कि मुझे विलयता बढ़ानी है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा घोलना है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा कब घुलेगा, जब आप ताप कम करोगे। और ऊष्मा शोषी है, और ऊष्मा शोषी है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा घोलना है, तो ताप क्या करना होगा, मुझे बढ़ाना होगा, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी के लिए ताप कम, ऊष्मा शोषी के लिए ताप ज़्यादा, तो विलयता बढ़ जाएगी। और दाब का जो है वो कोई प्रभाव नहीं होता है। तो किसी भी जो ठोस की द्रव में विलयता है उसको प्रभावित करने वाले अपने पास ये 3 कारक हैं, जिनमें 2 मुख्य हैं। इसका प्रभाव, दाब का प्रभाव नगण्य होता है, ठीक है। तो अपना ये जो हिस्सा है ठोसों की द्रव में विलयता का, ये कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट अप टू अगला हिस्सा होगा, वो होगा गैसों की द्रव में विलयता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्सा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ से लगभग ये अप्रोक्सीमेट ये मानता हूँ कि 1-2 साल के गैप के अंदर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक सवाल को छोड़ दो, दूसरे साल क्वेश्चन होगा ही होगा, यहाँ से कंपल्सरी क्वेश्चन आता ही है इस जगह से, ठीक है। वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो आप लेक्चर को मिस नहीं करें। और इस अगले लेक्चर को पढ़ने के लिए आपको ये लेक्चर देखना कंपल्सरी है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। जहाँ आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही है, जो चीज़ आपको डाउट है, आप मुझे जो है वो अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके आप उस चीज़ को कमेंट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को क्या है कि मैं नेक्स्ट अगला लेक्चर शुरू करने से पहले उस चीज़ को दोबारा रिवाइज़ कर दूँगा, क्लियर है। तो उसका लिंक हो जाएगा, तो ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर अगला टॉपिक कंसल्ट करेंगे।